डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है उसका मॉडल पेपर उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन उसके पेपर बस स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है और पहला पेपर प्री इंजीनियरिंग के लिए जो है वो फ़िज़िक्स का है। तो इस हवाले से जो मॉडल पेपर डिस्कस किया है, मॉडल पेपर जो है वो कराची बोर्ड ने जो है वो जारी किया है, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो मॉडल पेपर किस तरह का है। होपफुली कि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो जो है वो मॉडल पेपर जो है उसमें 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन जो है वो एमसीक्यूज़ है, जो बी सेक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है एज़ यूजुअल, और सी क्वेश्चन जो है वो सी सेक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है। तो जो है ये जो है वो 85 मार्क्स का ये पेपर होता है। और जो सेक्शन ए है आपका एमसीक्यूज़ का, उसमें 17 एमसीक्यूज़ हैं। उसी सेक्शन को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर से जो है ये एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। और ये एमसीक्यूज़ जो है ये आपके पेपर्स के लिहाज से भी और ये समझने के लिहाज से भी कि कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तमाम ही स्टूडेंट्स आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं और वो कैसे सॉल्व होंगे, उसकी टेक्निक्स सॉल्व करने की, उसको भी आप अच्छे से जो है वो सीखें, उसको देखें और इसकी फिर प्रैक्टिस करें। तो आखिर तक वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें। और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट इस दो नॉन ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो हो जाएं तो इसका मतलब है कि वेक्टर जो है वो किस तरह से जॉइंट है, उनके दरमियान एंगल क्या है। तो हम डॉट प्रोडक्ट जो है उसका फार्मूला बनाते हैं, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम एंगल अगर 90 रखेंगे तो एंगल 90 रखेंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। कॉस 90, अब यहाँ पे अगर हम कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 ज़ीरो के बराबर होता है तो पूरा प्रोडक्ट आपको ये ज़ीरो के बराबर मिलेगा। यानी कि जो ए डॉट बी प्रोडक्ट है ये जो है वो ज़ीरो के बराबर आपको मिलेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि जब जो है वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के ताबे होती है कि जब अप्लाइड फोर्स लगेगी तो ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी, और इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। इसी तरह टेंशन भी फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है और थ्रस्ट भी एक फोर्स है जो कि फ्लूइड में जनरेट होती है। बट इनमें से फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। A wooden block of the volume 0.05 meter cube in the floating on the surface of the water. The buoyant force acting on the block is density of water is 1000 kg per meter cube. बुएंट फोर्स जो है उसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बुएंट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये बराबर हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ग्रेविटी और v यानी कि वॉल्यूम। तो ये तीन जो है वो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये 1000 इसकी वैल्यू है
और ग्रेविटी की है 10। अगर हम 10 मान लेते हैं, वैसे तो 9.8 होती है। और इसी तरह से वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.05। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 500 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। buoyant force is 500. Next MCQ you can see SI unit of conductance is, so conductance is the reciprocal of the resistance, resistance का reciprocal होता है और इसका unit होता है Siemens. Option B is correct. As you know that the unit of resistance is ohm and its reciprocal of the conductance which is unit is Siemens. तो सीमेंस जो है वो इसका यूनिट होता है। इसी तरह से रेजिस्टिविटी और जो है वो कंडक्टिविटी, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो रेजिस्टिविटी होता है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कूलम्स फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस दैन दैट इन द वैक्यूम। कूलम फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक में कम होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या करती है? फोर्स को वीक करती है, क्योंकि जो है वो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो फोर्स को जो है वो कूलम फोर्स को वीक कर देती है। जबकि अगर हम फ्री स्पेस में अगर हम जो है वो देखें तो फ्री स्पेस में जो कूलम फोर्स होती है वो मैक्सिमम फोर्स होती है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो नहीं होती, क्योंकि मटेरियल में चार्जेस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, लिहाजा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। और फ्री स्पेस में चार्जिंग की क्वांटिटी इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है साइन कर्व। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। साइन कर्व जैसे कि हमने डिस्कस किया है जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वीडियो जो है उसका मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल होता है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो उसका जो प्रोजेक्शन का जो मोशन होता है वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और उसका जो ग्राफ बनता है वो साइन कर्व बनता है। दो तरह के कर्व होते हैं, एक कोसाइन कर्व और एक साइन कर्व। तो जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमें कर्व मिलता है वो साइन कर्व मिलता है। नेक्स्ट है द डॉपलर इफेक्ट यूज्ड इन दिस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स इज। डॉपलर इफेक्ट जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स में जो है वो यूज़ होता है। तो कौन सी में जो है वो एप्लीकेशन है जिसमें डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है? सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अल्ट्रासाउंड जो है वो एप्लीकेशन है जो कि मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स जो है वो है डॉपलर इफेक्ट की। तो ये एक एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, अल्ट्रासाउंड। क्योंकि जब वेव जो है वो ऑर्गन से टकराती है और टकराकर जो है वो बाउंस बैक होती है, तो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आता है उससे हम जो है वो डायग्नोस करते हैं कि क्या जो है वो डिजीज़ है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ यू कैन सी द सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल वेव ऑन अ कैरियर वेव इज कॉल्ड। ये जो है वो वेव से रिलेटेड ही टॉपिक है। सो मॉड्यूलेशन इज़ द टेक्निक्स इन विच सिग्नल वेव्स सुपर इम्पोज्ड ऑन कैरियर वेव। कैरियर वेव के साथ जो है वो सुपर इम्पोज्ड होती है सिग्नल वेव, तो इस टेक्निक्स को जो है वो हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट MCQ है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला आप जानते हैं। फ्लक्स का फार्मूला, अगर हम फ्लक्स का फार्मूला बनाना चाहें, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। तो इसका जो है वो यहाँ पे ई छोटा बना देते हैं ताकि ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट यहाँ से हमें मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ऑप्शन सी इज नेक्स्ट MCQ। यू कैन सी the resistance of the superconductor below a critical temperature is। सो क्रिटिकल टेम्परेचर वो किसी भी सब्सटेंस का वो हाई टेम्परेचर कहलाता है जिसमें जो लिक्विड होता है वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। सो सुपर कंडक्टर में ये कंडीशन होती है तो वहाँ पर ज़ीरो टेम्परेचर होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट। ये तो बहुत इजी जो है वो सवाल है। जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम में देखें तो सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है ये अगर जो है वो मोशन में होता है तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक ये वाली कंडीशन जब बॉब जो है वो ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, आइदर एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम जहाँ आपको मिलेगा वो है इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन सेंटर में होती है, ये है आपकी मीन पोजीशन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी तरह से मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक। MCQs आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। L इज इक्वल टू mv/r। तो ये जो है वो प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है ये। तो इससे यहाँ से अगर हम पहले आप इसका यूनिट बना लें किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इनटू मीटर। यूनिट से देखिए डायमेंशन बनाना बहुत आसान है, इसलिए पहले आप यूनिट बनाएंगे, बेस यूनिट में आप पहले कन्वर्ट कर लें, वहाँ से डायमेंशन बना लें, बहुत इजी हो जाता है। तो लिहाजा ये बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से आसानी से डायमेंशन बन जाएगी ml स्क्वायर t-1 या t इनवर्स भी कह सकते हैं। सो ml स्क्वायर t-1 ये बी ऑप्शन है। सो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अ बॉडी वेट्स 10 न्यूटन आउट ऑफ वाटर एंड 7 न्यूटन व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। द बुएंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी। बुएंट फोर्स कितनी होगी? सो बुएंट फोर्स का फार्मूला जब आर्किमिडीज के थ्रू आप बनाते हैं तो वो होगा अपैरेंट वेट और ये अपैरेंट वेट हो जाएगा माइनस एक्चुअल वेट, ये इसका फार्मूला बनेगा। कब? जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और वहाँ पे वेट दिया हुआ होता है और बुएंट फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली जवाब जो आएगा वो आएगा 3 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 3 न्यूटन जो है ये बुएंट। सो टाइम पीरियड का जो है वो फार्मूला फॉर मास स्प्रिंग ऑसिलेटर इस MCQs के लिए क्या होगा? पहले MCQs जो है वो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। मास स्प्रिंग ऑसिलेटर हैज़ अ टाइम पीरियड t। इफ़ द मास इज़ डबल्ड द टाइम पीरियड विल बी। सो टाइम पीरियड हमें बताना है क्या होगा अगर मास को डबल कर दिया जाए। सो t इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडिकल m अपॉन k। ये है मास स्प्रिंग ऑसिलेटर का फार्मूला। अब इसमें अगर मास को हम डबल कर दें, यहाँ से 2 टाइम्स इसको कर दें, तो फिर हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा वो हमें जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो होगा रेडिकल 2 t के बराबर, क्योंकि बाकी वैल्यू एज इट इज़ ले जाएंगे और रेडिकल 2 जो है वो बाहर आ जाएगा।
सो न्यू टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा रेडिकल टू टी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी कि आप दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो इसका जो है वो मतलब ये निकलेगा कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जब आप मास बढ़ाएंगे मास स्प्रिंग सिस्टम में तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम में होता है कि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से टाइम पीरियड जो है वो मास स्प्रिंग ऑसिलेटर में या मास स्प्रिंग सिस्टम में मास के ऊपर और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के। ये भी सवाल अक्सर बन जाता है, एम्पलीट्यूड से अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? सो अल्ट्रावायलेट वेव हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट वेव की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अगर हम बुक में देखेंगे तो बुक में हमारी जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया है। उसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो अगर हम देखेंगे तो उसमें जो वेवलेंथ है वो जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे राइट साइड की तरफ तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो लेफ़्ट साइड की तरफ हमें अल्ट्रा वायलेट वेव ये ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि उसकी वेव लेंथ जो होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। जो है वो हमें रेडियो वेव्स मिलेंगी और इसी तरह से एक्स रेज मिलेंगी लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स कैन बी हर्ड बाय अ ह्यूमन इज़ 9। वैसे तो 10 मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसका जो टाइम पीरियड जो है उसकी सेंसेशन का जो टाइम पीरियड है या फिर जो उसको जो है वो रिसीव करने का जो टाइम है वो है 0.1 सेकेंड। और वहाँ से फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो हमें 10 मिलती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो 10 बनते हैं। और यहाँ पर चूँकि 9 है इसलिए 9 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये जो है वो 17 एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के तमाम ही एमसीक्यूज़ आपको क्लियर होंगे। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।